गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों। और आज मैं आप सबों के सामने भारत आकार और स्थिति जो 9वीं के ज्योग्राफी का वीडियो है, इसका तीसरा पार्ट लेकर आ चुका हूं। इस तीसरे पार्ट को पूर्ण रूप से हम कंप्यूटर स्क्रीन में समझेंगे ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सके। इस पूरे वीडियो में वर्ल्ड मैप का बहुत ही योगदान है और इस विश्व मैप को अगर आप देख करके वीडियो को समझते हैं तब आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। इसीलिए मैंने इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर समझाने का फैसला किया। इस पूरे वीडियो में एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सवाल हमारे सामने है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से उसे किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर दो शब्द आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले लिखा है हिंद महासागर में, और किसकी केंद्रीय स्थिति? भारत की केंद्रीय स्थिति। यानी भारत की अगर बात करें तो हिंद महासागर के बीच में स्थित है और इसके बीच में होने से इसे बहुत ज्यादा फायदे हुए। पहले हम भारत की स्थिति को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो रंग में अपना प्यारा भारत है, और इस भारत की अगर स्थिति को देखें तो ये पूरी एशिया महाद्वीप के बिल्कुल बीच में अवस्थित है, यानी कि एशिया महाद्वीप के केंद्र में स्थित है, और साथ ही साथ इस हिंद महासागर के भी केंद्र में स्थित है, यानी कि हिंद महासागर के बीच में स्थित है। अब इस बीच में स्थित होने के कारण इसे हिंद महासागर में जो है केंद्रीय स्थिति मिल जाता है। केंद्रीय स्थिति मतलब सेंटर पोजीशन। ओके, तो ये समझ चुके हैं। अब इसे भारत के पास दो क्षेत्र है, आप इस तरह समझिए। ये एक जो क्षेत्र है वो ए वाला क्षेत्र है और दूसरी ओर जो है वो बी वाली क्षेत्र है। हम ए और बी क्यों लिखे? ए वाला जो क्षेत्र है वो अरब सागर की तरफ है और जो बी वाला क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो ए वाला क्षेत्र अरब सागर की ओर है और अरब सागर के पास जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है हम उसे पश्चिम तटीय क्षेत्र कहते हैं, और जो बंगाल की खाड़ी की ओर जो क्षेत्र है हम उसे पूर्वी तटीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये पूर्व दिशा में है। और अरब सागर की ओर जो क्षेत्र है वो किस ओर है? पश्चिम की ओर है। ओके, पश्चिम को इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं और पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। अब यहां पर समझिए, अगर कोई भी ईस्ट की ओर मौजूद है वो बड़े ही आसानी से अफ्रीका जो देश है उन देशों से आसानी से संपर्क कर सकता है और बहुत ही कम दूरी से इनके पास जा सकता है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में अवस्थित तटीय क्षेत्र के मदद से एशिया के जो भी क्षेत्र मौजूद है, यहाँ पर जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, थाईलैंड है, मलेशिया है या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इन क्षेत्रों से बड़े ही आसानी से कम दूरी से ये यहाँ पर तय कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में जा सकते हैं। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस है तो उन देशों में आसानी से जा सकते हैं। सऊदी अरब, इराक और इजराइल की बात करें तो इन क्षेत्रों से होते हुए कह सकते हैं लाल सागर होते हुए ये यहाँ पर जा सकते हैं। लाल सागर से होते हुए वे अफ्रीका और यूरोप के देश में जा सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये अरब सागर है और इन क्षेत्रों से होकर के ये यहाँ पर इन देशों में मध्य एशिया के देशों में जा सकते हैं। यानी भारत इतना बीच में है कि वो जहां भी जा सकता है। मध्य एशियाई देशों में जाना तो आसानी से जा सकता है, अफ्रीका देशों में जाना तो बहुत आसानी से जा सकता है। साथ ही साथ इस ओर जाना चाहता है, ये वाला जो क्षेत्र है ये एशिया का ही क्षेत्र है, तो इस एशिया के दक्षिणवर्ती देशों में जाना चाहता है बड़े आसानी से जा सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो भी आसानी से जा सकता है। यानी हिंद महासागर में भारत जो है बिल्कुल केंद्र में स्थित है, बिल्कुल ही सेंटर में स्थित है। इसीलिए बोलते हैं कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है। अब अगर आपसे पूछेगा कि हिंद महासागर की केंद्रीय स्थिति से भारत को क्या फायदा हुआ, तो सबसे पहले लिखिएगा कि प्रायद्वीपीय जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग है या दक्षिण प्रायद्वीपीय कर्क रेखा से नीचे का जो क्षेत्र है उसे हम दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो भारत का पश्चिमी तट से आसानी से, ये जो भाग दिख रहा है ये पश्चिमी तट है, इस तट से बड़े ही आसानी से हम अफ्रीकी देशों में जा सकते हैं, यूरोप के दक्षिणवर्ती क्षेत्र में हम जा सकते हैं। ये जो भाग दिख रहा है ये यूरोप का दक्षिणवर्ती क्षेत्र है, जैसे हम लाल सागर को क्रॉस करेंगे, भूमध्य सागर में प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर स्वेज कैनाल है, उसको पार करके हम बड़े ही आसानी से यूरोप के देशों में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ दक्षिण पूर्व जो कह सकते हैं एवं पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है इस ओर ये देख सकते हैं ये पूर्व दिशा है और ये जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ। ओके, तो दो जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी बड़े आसानी से भारत जा सकता है, और इन सभी की मदद से हम कह सकते हैं भारत की केंद्रीय स्थिति है। और इसीलिए पूरी दुनिया में एक ही महासागर है और वो है हिंद महासागर, जिनका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और वो किसके देश, कौन से देश के नाम पर रखा गया है? हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है हिंद महासागर। अब एक चीज आप याद रखिए, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि अभी ही भारत में कैसे कह सकते हैं केवल जो जल वाला मार्ग है उसके मदद से ही जा रहे हैं, तो ये आप गलत समझ रहे हैं। इतिहास में भी
भारत में जल मार्ग जब नहीं खोजा था, भारत आने का जलीय मार्ग किसने खोजा? वास्को डी गामा ने। उससे पहले कौन खोजने आए थे? उससे पहले आए थे कोलंबस। भुला गया, कहाँ चल गया? अमेरिका, भटक गया साला। उसके बाद कोई अब फ्रांसीसी आए तो फ्रांसीसी चल गया कहाँ पर? यहाँ पर चल गया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पहुंच गया और बोला यही तो भारत है। पगलवा वहां पहुंच गया, गड़बड़ा करके बोला यही भारत है, हिंद चीन उसका नाम रख दिया। तो ये चीज बाद में उनको पता चला कि ये भारत नहीं है। बाद में जब अंग्रेज आए, ब्रिटिश, तब उन्होंने भारत को खोज दिया। पुर्तगाल से आए थे वास्को डी गामा, उन्होंने भारत आने का रास्ता ढूंढा था समुद्री मार्ग का। तो समुद्री मार्ग का रास्ता बहुत बाद में ढूंढा गया, लेकिन उससे भी पहले इतिहास में भारत आया जाता था। और वो किस रास्ते से आते थे? वो था स्थलीय भाग। तो उत्तर उत्तर कह सकते हैं, उत्तर के क्षेत्र में, भारत के उत्तर में वैसे तो ज्यादातर हिमालय का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन उनके बीच में भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां से भारत आया जा सकता है। तो उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दर्रों से प्राचीन यात्री, यानी कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे यात्री थे जो क्या करते थे, यहाँ पर आते थे। और यहाँ पर आने के बाद उनको फायदा मिला। क्यों फायदा मिला? क्योंकि भारतीय भूखंड जो था वो एशिया महाद्वीप के बिल्कुल बीच में था। ना ही वो पूर्व में था, ना ही पश्चिम में था, पूरब और पश्चिम के बिल्कुल बीच में था। और भारतीय भूभाग का जो एशियाई महाद्वीप है उसका दक्षिणी विस्तार सबसे अधिक है, और इसी चलते इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इतिहास में भारत में बहुत ज्यादा उपनिषद का बहुत ज्यादा महत्व था। तो इनसे जो सीख मिलना था उन सभी चीजों को सीखा। भारत में बहुत ही अच्छे अच्छे विचारक थे, उनके विचार को लिया। भारत में रामायण की रचना, पंचतंत्र तंत्र की कहानियों की रचना हुई। भारत में अंक की गणना की गई, दशमलव प्रणाली भारत से ही हुआ। भारत में ही जीरो का ज्ञान दुनिया को सिखाया गया। साथ ही साथ भारत में बहुत ही अच्छे किस्म के मसाले का निर्माण होता है जो दुनिया में कहीं नहीं होता है। भारत में मलमल, कपड़े, इन सब का निर्माण बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। और इन सबको भारत ने पूरी दुनिया को दिया। किस रास्ते से? स्थलीय भाग से। और बाद में जब समुद्र का रास्ता खुला तो इनका बहुत ज्यादा विस्तार हो गया, और अंग्रेज को इतना लालच हुआ कि अंग्रेजों ने हमें क्या कर दिया? गुलाम बना दिया। ना केवल इतना ही, साथ ही साथ जो यूनानी मूर्ति कला था, पश्चिम एशिया से विभिन्न प्रकार के जो गुंबद, मीनार, भवन निर्माण कला, ये सारी चीजें भी पूरी दुनिया में देखी गई, क्योंकि यहाँ से ही लोगों ने सीख सीख करके पूरी दुनिया में फैला दिया। तो इस तरह से भारत की केंद्रीय स्थिति से न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को लाभ हुआ। और साथ ही साथ भारत का एक बहुत ही महत्व है हिंद महासागर में। और इसीलिए हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, और हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसमें हमें यह समझना था कि भारत को हिंद महासागर किस प्रकार से केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है और इनसे इसको क्या लाभ मिलता है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को बेहतर सीखे होंगे। अगर सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे भारत और उसके पड़ोसी देश को बेहतर तरीके से। थैंक यू।